हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग गॉसिस थ्योरम कर रहे थे, उसकी एप्लीकेशन कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देखना, तभी कुछ ज़्यादा समझ में आएगा आपको। गॉसिस थ्योरम में हमने क्या बताया था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एनी क्लोज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface। इसकी तीन एप्लीकेशन की थी हमने लास्ट वीडियो के अंदर। फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारी एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। सेकंड एप्लीकेशन की हमने एक शीट थी हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। थर्ड एप्लीकेशन के अंदर होलोस्फीयर था, जिसको हम शेल भी बोलते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। कहां पर? दैट पॉइंट मे बी इनसाइड द शेल, मे बी आउटसाइड द शेल एंड मे बी ऑन द शेल। बोर्ड सिलेबस के अंदर सीबीएसई या हरियाणा बोर्ड हो, ये तीन एप्लीकेशन ही हैं। फोर्थ एप्लीकेशन जो कर रहा हूं कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में काम आती है, एनसीईआरटी के अंदर एक सोल्ड एग्जांपल है, उसके अंदर भी इसकी जरूरत पड़ती है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऐसे है क्या? To find the electric field intensity at any point due to a solid sphere। कल हमने होलोस्फीयर लिया था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आज सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं। जैसे प्लास्टिक वाली बॉल और एक रबड़ वाली बॉल है, दोनों में क्या फर्क होता है? जो प्लास्टिक वाली बॉल है, अंडा बोलते हो, वो होलोस्फीयर का काम करती है, होलोस्फीयर है वो। और जो रबड़ वाली बॉल होती है, रबड़ वाली बॉल, वो दैट इज ए सॉलिड स्फीयर। मींस अगर हम सॉलिड स्फीयर को चार्ज देंगे तो वो थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा। होलोस्फीयर के अंदर जो चार्ज देते हैं दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। वहां हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की थी, यहां हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। लेट रेडियस इज r एंड चार्ज ऑन द बॉडी इज q। ये सॉलिड स्फीयर लिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट, इफ पॉइंट P इज आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द स्फीयर, जिसको हम शेल नहीं बोल सकते, शेल तो होलोस्फीयर होता है। ये देखो, ये पॉइंट P ले लिया जो कि स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने यहाँ कुछ स्टेप्स बताए थे आपको लास्ट वीडियो के अंदर, उसको क्राइम करने के लिए भी कहा था। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जो बॉडी के बने उसको बना दो, बना दिया। सेकंड स्टेप के अंदर गॉसियस सरफेस ड्रा करो। गॉसियस सरफेस एक सिमेट्रिकल सरफेस होता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करो। चार्ज यहाँ है, स्फीयर के ऊपर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी मैंने, आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि। फिर एरिया वेक्टर शो करो, जो गॉसियस सरफेस लिया है वहां से ds वेक्टर निकाल दिया, एरिया वेक्टर। डायग्राम कंप्लीट हमारा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लिया था? अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, गॉसियस थ्योरम E dot ds is equal to q by epsilon naught, क्योंकि गॉसियस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है हमारे पास? q। से इक्वेशन नंबर 1। आल्सो अब एक बार अपने आप निकालेंगे हम लोग सॉल्व करके इसकी वैल्यू। E dot ds, डायग्राम को देखो ध्यान से। E और ds में एंगल हमेशा कितना बनेगा? दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री का बनेगा। सो आई कैन राइट E ds cos 0। cos 0 1 होता है, E को बाहर निकाल दिया, ds को इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर। r स्मॉल लोगे या कैपिटल लोगे? स्मॉल r, P पॉइंट की डिस्टेंस थी सेंटर O से। हमने गॉसियस सरफेस का पार्ट लिया था, तो गॉसियस की रेडियस कितनी है सरफेस की? स्मॉल r। यहां लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। से इक्वेशन नंबर 2। फिर 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि दोनों के अंदर ही हमने E डॉट ds की वैल्यू निकाली है। दोनों को कंपेयर कर दो, कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आएगा। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू
Q by epsilon और E is equal to Q over 4 pi epsilon और R square। इंपॉर्टेंट भी है रिजल्ट, इंटरेस्टिंग भी है, ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपना ये। कैसे? थोड़ा सा ध्यान दो। होलोस्फीयर के कारण निकाला मैंने, जब पॉइंट P था बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां भी यही फार्मूला आया था, E is equal to Q over 4 pi epsilon और R square। और जब एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया, वहां भी यही फार्मूला था। और इसका लॉजिक क्या बताया आपको? यहाँ Q चार्ज है, ये Q चार्ज पॉइंट चार्ज है या होलोस्फीयर के ऊपर है या सॉलिड स्फीयर के ऊपर है, कुछ नहीं पता लगेगा अपने को, तो Q चार्ज दिखाई देगा। तो R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला सेम रहता है। हाँ, इस केस के अंदर इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? टोटल चार्ज और टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। R कैपिटल क्यों लिया, स्मॉल क्यों नहीं ले लिया मैंने? अब जिस स्फीयर के ऊपर चार्ज है उसकी रेडियस तो कैपिटल R है, तो यहां से Q की वैल्यू जो आएगी वो यहां पुट करो। वी विल गेट रो इनटू 4/3 पाई R क्यूब ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और R स्क्वायर। जो कैंसिल होता है उसको आपस में कैंसिल कर दो। 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास? 1/3 रो R क्यूब ओवर एप्सिलॉन और R स्क्वायर। This is required expression for electric field intensity at any point P when that lies outside the sphere. Second case, अब बोल रहा हूं ये P point जो है that exists on the surface of the sphere. If P is on the surface of sphere, that is R is equal to R। ये इक्वल पुट कर दो R, तो 2 R तो कैंसिल हो जाएंगे, एक R बचेगा। E will be equal to 1/3 रो R by epsilon naught। देखो ध्यान से, ये जो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट था ये तो बोल रहा है E is inversely proportional to R square। यहाँ बोल रहे हैं E is directly proportional to R, small r and capital R equal, means सेंटर से जितना दूर जाएंगे, but within the sphere, सेंटर से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। क्यों? चार्ज जो कवर हो रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन स्फीयर को क्रॉस करने के बाद जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। अब थर्ड केस लेते हैं, when point P is inside the sphere। ये थोड़ा सा अलग है जो अब तक किया हमने उनसे। इस डायग्राम को भी दोबारा बनाएंगे हम। थर्ड केस, P is inside the sphere, inside the sphere। न्यूमेरिकल्स के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। ये एक स्फीयर बना दिया, सॉलिड स्फीयर है, चार्ज इसके अंदर है, इसकी रेडियस R गिवन है, ये पॉइंट P है जो कि स्फीयर के अंदर भी है एंड एट अ डिस्टेंस अगेन से स्मॉल r, ये सेंटर हो। पहले डायग्राम कंप्लीट करेंगे, स्टेप्स वही फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप था गॉसियन सरफेस बनाओ, सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो स्फीयर के अंदर स्फीयर ही सिमेट्रिकल होगा। सेकंड स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करो। चार्ज तो पूरे स्फीयर के अंदर है, पॉजिटिव चार्ज है हमारा जो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से स्टार्ट होगा। ये बना दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर शो करो। एरिया वेक्टर गॉसियन सरफेस निकलेगा। गॉसियन सरफेस कौन सा है हमारा? अंदर वाला, तो यहां से एरिया वेक्टर शो कर दिया। डायग्राम कंप्लीट। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट लेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम क्या था?
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इक्वेशन ठीक है? नहीं, अब ये गलत है। क्या गलती है इसके अंदर? क्यों तो टोटल चार्ज स्फीयर के अंदर आ रहा है, हमें तो वो चार्ज चाहिए यहाँ पर जो गॉसेस सरफेस के अंदर आता है। यहाँ क्यू डैश मान लेते हैं। व्हाट इज क्यू डैश? चार्ज इनसाइड द गॉसेस सरफेस, गॉसेस सरफेस। इसको कैसे निकालें? बड़ा आसान तरीका है, टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको डेंसिटी बोलते हो आप। और जितने वॉल्यूम में, ये देखो ये वॉल्यूम है जिसके अंदर चार्ज चाहिए अपने को, उतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई आर क्यूब। पहले निकाला मैंने चार्ज पर वॉल्यूम, जहां डेंसिटी लिख सकते हो आप लोग, फिर जितने वॉल्यूम में चार्ज निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दिया। क्या मिला? क्यू आर क्यूब ओवर आर क्यूब। Now put the value of q dash here. So E dot ds will be equal to q r cube over epsilon naught r cube. Equation number 1, जो अब तक हर बार E dot ds q by epsilon naught बन जाती थी, इस बार ये चेंज आया है इसके अंदर। सेकेंड स्टेप सेम है, आल्सो अपने निकालेंगे हम also E dot ds, इसकी वैल्यूज, एंगल कितना है E और ds के अंदर? एंगल हमेशा 0 डिग्री का है, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सो आई कैन राइट E ds cos 0, cos 0 1 होता है, E as it is, ds को इंटीग्रेट करोगे तो वॉल्यूम नहीं लिखना, सरफेस एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्योंकि ds गॉसेस का पार्ट था, गॉसेस सरफेस एरिया का पार्ट था। ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर 1 and 2, दोनों ही अपने को E डॉट ds की वैल्यू दे रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर कर दो। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, E into 4 pi r square is equal to q r cube over epsilon naught r cube, और E is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, q r cube over 4 pi epsilon naught r square r cube। r तो कैंसिल हो गए, क्या बच गया? q r ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और r क्यूब। ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा। और इस फाइनल रिजल्ट से नोट करने वाली चीज क्या है? नोट करने वाली चीज E is directly proportional to R, कि जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ग्राफिकली शो करो हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज विद डिस्टेंस। तो कैसा ग्राफ बनेगा? ये R और ये R, इस पॉइंट पर से R इज इक्वल टू R हो जाते हैं, तो ये ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड द स्फीयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था। और यहाँ कितनी वैल्यू होगी? जो सेकंड पार्ट में मैंने रिजल्ट निकाला था कि एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वैल्यू यहाँ लिख देना। तो समझ में आया है कुछ? अब अगर मैं होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के रिजल्ट को कंपेयर करूं तो क्या डिफरेंस नोट करोगे? दोनों के केस में ये वाला पिक्चर सेम था, सरफेस पर डिफरेंट आया है, उसके अंदर था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड डिफरेंस यहाँ डायरेक्टली आया है, होलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला।
ये फोर्थ एप्लीकेशन कहलाती है गॉसेस थ्योरम की। नेक्स्ट फिफ्थ एप्लीकेशन ले रहा हूं मैं, नोट कर लिया होगा सब, वरना वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लेना, नोट करो उसको, समझो, फिर दोबारा से देखो, तब समझ में आएगी पूरी। लिख के प्रैक्टिस करो, इनकी बोर्ड एग्जाम में जरूर आती है एक एप्लीकेशन। अब निकाल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल शीट्स of charges having surface charge density sigma 1 and sigma 2। सिंपल सा भाई, ये दो शीट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कल क्या था, कल हमारे पास एक शीट थी, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था मैंने, कितना आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आज क्या हमारे पास दो शीट्स है, ऐसे ये दो शीट्स है, इन दोनों के ऊपर चार्ज है, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और एक की सिग्मा 2। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पर, इनके लेफ्ट में भी निकालेंगे, राइट में भी निकालेंगे और बीच में निकालेंगे। नहीं भी कर देते हैं, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। हमें नहीं मालूम तीनों रीजन्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा या डिफरेंट होगा। फर्स्ट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कितना है E1 और सेकंड के कारण E2। मैं तीनों रीजन के अंदर वन बाय वन इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता हूं। पहले फर्स्ट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगे। अब सेकंड वाले को भूल जाओ कि सेकंड शीट भी है हमारे पास, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड शो करो। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। ये देखो E1, तीनों रीजन के अंदर मैंने E1 बना दिया आउटवर्ड, इधर और इधर आउटवर्ड। अब सेकंड शीट के कारण तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड शो करो, फर्स्ट को भूल जाओ, ये E2, because electric field is always normal to the surface। ये जो एरो जिधर भी आता है आने दो, आप सिर्फ पहले फर्स्ट के कारण शो करो, फिर सेकंड के कारण। We know that electric field is a vector quantity। जो ये डायरेक्शन होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम पॉजिटिव मानते हैं, यहाँ भी ऐसे करेंगे, और ये डायरेक्शन नेगेटिव एज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट रीजन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है, कैसे लिखेगा, मैग्नीट्यूड की टर्म में माइनस का E1 माइनस का E2, बिकॉज बोथ आर इन द नेगेटिव डायरेक्शन। और एक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं यहाँ, माइनस सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड कारण माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब माइनस का साइन बाहर कॉमन, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन, क्या बचा अपने पास, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है मैंने फर्स्ट रीजन के अंदर। ऐसे ही सेकंड में निकालेंगे तो कितना आएगा, सेकंड इसको बोला मैंने बोथ आर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मींस E1 प्लस E2 कितना बन जाएगा, ऐसे इनकी वैल्यू पुट करो, बस प्लस के साइन आएंगे, मींस 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और थर्ड रीजन कौन सा है, थर्ड रीजन हमारा दोनों प्लेट्स के बीच में आ रहा है, जो इसमें E1 तो है पॉजिटिव डायरेक्शन में और E2 है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां लिखूंगा मैं E1 माइनस E2 और 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। जो आर्टिकल था वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो उसका स्पेशल केस बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर का प्रिंसिपल बनेगा। एनसीईआरटी के अंदर एक सॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड एग्जांपल है, वहां सिग्मा 1 और सिग्मा 2 गिवन है आपको,
और बोला है कि दोनों प्लेट्स के लेफ्ट में, राइट में और मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो वहां डायरेक्ट रिजल्ट यूज होते हैं। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, व्हाट इट मीन्स कि इफ बोथ द प्लेट्स आर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है तो इसके पास माइनस क्यू चार्ज, एरिया बीइंग इक्वल, बोथ आर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी, उस केस में E1 कितना बनेगा? फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा 1 को सिग्मा पुट कर दिया, सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0, इट मींस दिस विल बी 0। ऐसे ये सिग्मा माइनस सिग्मा 0 मींस E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 0 एंड E3 सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 सिग्मा हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्ट क्या याद रखोगे? अगर हमारे पास 2 शीट्स हैं ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी, तो उनके लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यही रिजल्ट आया था होलोस्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाला था हमने। कैपेसिटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या कहो फर्स्ट उनका एक पार्ट है, वो भी चैप्टर बना देते हैं पूरा कई बुक्स वाले। कैपेसिटर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी। जो स्पेशल केस किया है कैपेसिटर बन जाएगा फिर। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यही होता है, इसी को पूरे चैप्टर के अंदर हम यूज करते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जितना हमने किया इस वीडियो के अंदर इसको ध्यान से करो, अपने नोट्स बनाओ साथ साथ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हम साथ साथ कर रहे हैं। थैंक यू।